अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, अमरीकी सदर ने अब ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेजने की धमकी दे दी है। कल तक वो ईरान की क़यादत की भी तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे कि ये जो नई हुकूमत आई है ये हमारे साथ बातचीत कर रही है और बड़ी अच्छी है। कभी जो है वो उनको पत्थर के दौर में भेजने की बातें करते हैं, कभी वो कहते हैं कि ईरान में तमाम जो अहदाफ हैं वो उनके जो है वो पूरे हो चुके हैं, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया है, एटमी प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया है, ईरान की हमने जंगी सलाहियत भी तबाह कर दी है, अस्करी सलाहियत भी तबाह कर दी है। और कभी जो है वो दोबारा उस पर हमला आवर होने की बात कहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म पूछ रहे हैं उनसे कि जनाब अगर अहदाफ पूरे हो गए हैं तो अब मज़ीद आपने क्या ईरान का जो है ना वो उसमें कौन सा हदफ हासिल करना है, और अगर करना है तो वो बताते हैं कि नहीं करना तो फिर आप उसके ऊपर दोबारा हमलावर होने की बात क्यों करते हैं। नाज़रीन, प्रेशर अमरीकी सदर पे बहुत बढ़ चुका है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इसराइल और अमरीका हमें तन्हा नज़र आ रहे हैं, यूरोप उनका साथ नहीं दे रहा। इवन पोलैंड जैसे मुल्क ने भी जो पैट्रियट जो दिफाई निज़ाम है वो देने से इनकार कर दिया है। नेटो पहले इनकार कर चुका था, परसों बरतानिया ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो ईरान जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। यूरोप तो इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहा। मशरक़ वुस्ता के अंदर भी जो ममालिक हैं, जो अलाए हैं, इत्तेहादी हैं, वो भी थोड़े थिड़के हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स उसी तरह की हैं, माँ सिवाय यूएई के, क्योंकि यूएई के जो आज एक वज़ीर हैं वो फरमाते हैं कि जी सलामती कौंसिल में लेके जाना चाहिए अबनाए हरमज़ के मामले को और उसे खुलवाना चाहिए। लेकिन ये बात सब तस्लीम करते हैं कि अबनाए हरमज़ जो है उसका कोई ना मिलिट्री सोल्यूशन है ना वो उसको खुलवा सकते हैं। इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब सख्त हमलों की बात कर रहे हैं और साथ वो किसी डील की बात करते हैं। ईरान इन तमाम दावों को मुस्तरद करता है, किसी सीज़ फायर की बात को भी मुस्तरद करता है, डील की बात को भी मुस्तरद करता है, मुज़ाकरात की बात को भी मुस्तरद करता है, पैगामात उन तक पहुँचने की तस्दीक ज़रूर करता है ईरान, लेकिन इससे ज़्यादा वो कोई बात नहीं कर रहा। अब सिचुएशन ये जिस तरफ है इस पर बात करने के लिए अब्दुल्ला गुल साहब हैं, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान हैं, मुबशर बुखारी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गौहर भट्ट साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं, अपना प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, जवाद फैज़ी साहब जो हैं वो भी हमारे पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं सबसे पहले अब्दुल्ला गुल साहब अगर हमारे साथ नहीं हैं, अच्छा अभी आ रहे हैं, मुबशर बुखारी साहब मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी है, ये जो डेस्परेशन अमरीकी सदर की हमें नज़र आ रही है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। वजूहात बड़ी सीधी सादी सी है, कोई कॉम्प्लेक्स ये अफेयर तो है नहीं। देखिए, जब ये प्लान किया था सबसे पहली बात तो ये कि उस वक्त नेगोशिएशन जारी, और ये सेकंड टाइम हुआ है कि आपकी गुफ्तगू जारी है, आपने अटैक कर दिया, जिसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे आपने डिप्लोमेसी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। तो जो आपको इंटरनेशनल रिस्पांस जिसका आपने अपने इंट्रो में तस्करा किया, वो बुनियादी तौर पे इस एक्शन के नतीजे में आया कि भाई ये क्या है कि जब आप डिप्लोमेटिक टॉक कर रहे हैं और जब आपको इंडिकेशंस आ रहे हैं, ओमान के वजीर खारजा का बयान बहुत बड़ी जो है वो आई विटनेस है कि एक डील के करीब पहुंच चुके थे लेकिन फिर भी अटैक हो गया। तो एक तो वो इंटरनेशनली रुसवाई हुई, दूसरी बात यह है कि टारगेट जो है रिजीम चेंज था कि जी हम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे, लीडरशिप को मार देंगे, अंदर से लोग उठेंगे और वो टेक ओवर कर देंगे, जैसे कि माजी में इन्होंने कोशिश की, लीबिया में हमने देखा, इराक में देखा और जगहों पे भी देखा। लेकिन यहाँ पे उस तरह नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि आयतुल्लाह खामेनी की और बाकी लोगों की शहादत के बाद वो कौम में कोई डिफरेंसेस या क्रैक्स थे वो भी फिल होते नजर आए। तीसरा उन्होंने फिर फार्मूला दूसरा सोचा कि चलिए हम कोई कोर दिया, कोई ग्राउंड सोल्जर भेजे, वो भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि उसमें भी ईरान ने प्रीएम्प्टिव कर दिया अटैक। चौथा ही नहीं, जो वो एक मिथ बनी हुई थी कि आयरन डोम को आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो आयरन डोम भी क्रॉस हो गए। और पांचवा ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ वाला मामला है, क्या क्या इस्तेमाल नहीं किया, हमले हो रहे हैं। अब ट्रंप साहब का ये कहना कि जी बड़े शदीद हमले होंगे, ये पहले क्या रुई के गाले मार रहे, बर्फ के गाले मार रहे, पूरी लीडरशिप आपने बंकर बस्टर बॉम्ब चल रहे हैं, बंकर बस्टर आपने चला दिया। अब क्या
मतलब न्यूक्स आप चला नहीं सकते क्योंकि वहां पे अफोर्ड नहीं करते अब चलाना, तारीख में एक दफे आपने चला दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ ईरान काउंटर प्रेशर लाने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनका अपना ग्राफ जो अपने मुल्क में गिर रहा है, अब उसके लिए उन्हें कुछ चाहिए था, तो उसका उन्होंने तरीका वही किया, मेरे अजीज हम वतनों वाला यानी कौन से खताब, और खताब आपने सुन लिया, मेरे दूसरे दोस्त जो इधर तशरीफ फरमा है उन्होंने भी सुना, सारा वो जो पुराने स्टेटमेंट है उन्हें ही रिपीट करते गए हैं। और मसलन हमने टारगेट अचीव कर ली है, हम जंग जीत चुके हैं, जंग खत्म होने वाली है, जंग जारी रहेगी, माजी में भी शदीद हमले करेंगे, आज भी शदीद हमले करेंगे। तो ये एक कंफ्यूज्ड किस्म की जो है वो स्पीच थी जिसका कोई सर पैर नहीं था, और वो जिस अपनी आवाम को अपील करना चाह रहे थे, मेरा नहीं ख्याल उसमें हमें कोई कामयाबी हुई हो। ठीक, मेरा तो ये ख्याल है कि ये जिस किस्म की तकरीर सामने आई है या खिताब सामने आया कौम से, इसमें इससे पहले भी लोग तो उनकी अपनी ज़हनी हालत की बात कर रहे थे, कुछ जो कांग्रेसमैन हैं वो उनकी एज के पर्सपेक्टिव में भी बात कर रहे हैं और उनकी उस हालत के बारे में। बट साहब ये बड़ी आम डिबेट है कि क्या ये कोई टेक्निक है ट्रंप साहब की, क्योंकि वो कहीं पकड़ाई नहीं दे रहे, वो एक ही फिक्रे के अंदर उनके कई तजादात होते हैं। ये कोई वाकयातन टेक्निक है, भागने का रास्ता है, या ये डेस्परेशन इस हद तक बढ़ गई है क्योंकि जो हालात हम प्रैक्टिकली जो हालात देख रहे हैं उसमें कोई उनके साथ खड़ा नज़र नहीं आ रहा, कोई भी मुल्क में खड़ा नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्या है, इससे क्या निकलेगा? और ये धमकियां देने से आपको लगता है कि ईरान कोई फ़र्क पड़ जाएगा? वो उनके जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा जनाब दुश्मन का एक बंदा भी नहीं जाना चाहिए, आर्मी को अलर्ट कर दिया उन्होंने कि कोई एक ग्राउंड पर उतरे उसको छोड़ना नहीं है आपने। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। ये जो ट्रंप साहब है ना, ये इमरान खान प्लस हैं असल में। ये आपको याद होगा इमरान खान साहब जो हैं वो कहा करते थे कि मुझसे बेहतर चीन को कोई नहीं जानता, जापान को कोई नहीं जानता, अमेरिका को कोई नहीं जानता, और वो फिर कहते थे मैं सऊदी अरब और ईरान की सुलह करवा दूंगा। कभी वो चीन और अमेरिका की सुलह करवाने की बातें करते थे, फ़ोन उन्होंने सुनता कोई नहीं, लेकिन नारे बड़े मारते सन। इसी तरह एक मोदी जो हैं वो भी आपके पड़ोस में है, वो भी इसी तरह के कैरेक्टर पॉपुलिस्ट जी। अच्छा, इसी तरह तारीख के अंदर एक हिटलर भी गुजरे और मुसलिनी भी गुजरे, इन सब का मिला के अगर कोई मजमूआ सामने आया तो वो ट्रंप साहब सामने। अच्छा, ट्रंप साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पे या अमेरिका रहेगा या ट्रंप साहब रहेंगे, ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। ये अमेरिका के गोरबाचोव साबित होंगे। ये जिस दिन ये इलेक्शन जीत के आए थे उस दिन इस कल रात में ये एग्जैक्ट बात सोच रहा था। इस खाक सर की स्टेटमेंट थी अपने व्लॉग में, मैंने कहा था कि यहाँ ट्रंप रहेगा या अमेरिका रहेगा, इकट्ठे नहीं चल सकते। लेकिन बाहर अभी वो इस एक मुंतखब सदर हैं और जाहिर है कि उनको इतने करोड़ लोगों ने वोट किया, तो उनका एक वो भी सोचते होंगे कि हमने क्या किया। नहीं वो अच्छा, मैं आपसे एक गुजारिश करूँ कि ऐसा नहीं है कि वो सोचते हो, नहीं। ये जो पॉपुलिस्ट होते हैं अपना लीडर जो इस तरफ चलते हैं, वो उन लोगों की एक खास अप्रोच होती है। आपके संगी साथी वही बनेंगे जो आपसे जहनी हमांगी रखते हैं, ठीक है? तो वो सारे तकरीबन उजदे ही होंगे ने, थोड़े बहुत फर्क दे नाल ना, तो लिहाजा वो नहीं सोचते। अब ये सिर्फ इतना होगा कि जो उनके मुखालफिन थे वो ज्यादा एक्टिव हो गए, पहले कम एक्टिव थे, ज्यादा एक्टिव हो जाए, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात जो ये आपने की कि ईरान के जो कमांडर इन चीफ उनका एक भी जिंदा बच के ना जाएंगे, सर रियलिटीज आर टोटली डिफरेंट। देखिए, जो इसराइल के ऊपर एयर डोम है और कई डिफेंस सिस्टम है, ईरान जो मिसाइल मारता है, फर्ज करें वो 10 मिसाइल मारता है तो उसमें से 7 या 8 वो रोक लेते हैं, 3 लग जाते हैं, जिसने काफी तबाही की है। और आज मुझे कुछ साहब बता रहे थे कि इसराइल के अंदर कोई 15 से 16,000 हलाकतें हुई हैं। 16,000 हलाकतें तो वो मेयर साहब मुंह से कह रहे थे, जो हिजबुल्लाह की तरफ से वो कह रहे थे कि 10,000 रह गए वो भी मारे जाएंगे। अच्छा, अब वो बाकायदा तौर पर नहीं, वो तो एक जगह की बात करते हैं, मैं तो ये तेल अवीव वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो इतनी ज्यादा तादाद में हलाकतें हुई हैं, 3 मिसाइल लगने थे, बैलिस्टिक मिसाइल। इस पास से देखो ना, जिथे ये है अपना ईरान, इतने एयर डिफेंस सिस्टम ही कोई नहीं का, और वहां पर बंकर बस्टर बम भी मारे गए हैं। आप मुझे बताएं वहां पे क्या हालात होंगे। ये अब चूंकि वहां से प्रॉपर खबरें आ नहीं रही हैं, उस तरह से मीडिया को वो आज़ादी नहीं है, ये चीजें उस तरह से नहीं बाहर आ रही, ईरान से भी और इसराइल से भी नहीं आ रही, इसलिए हमें पता नहीं है। लेकिन सच्ची बात है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान का कोई हाल नहीं है। ईरान का उन्होंने
ٹوٹل انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ برباد کر دیا ہوگا. یہ بات میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں. میری ایک پروگرام کے اندر ایک راشد نقوی صاحب ہیں جو ایران تہران میں تھے, اور ان سے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 93,000 بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں, 93,000 جی, اور 20,000 اس میں تہران کے اندر ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جس شہر کے اندر 20,000 بلڈنگز تباہ ہو جائیں جس میں ظاہر ہے رہائشیں ہیں لوگوں کی, اس شہر میں کیا ہوگا, وہ کیا منظر پیش کر رہا ہوگا. تو یہ کہنا کہ جناب ایران ڈٹ کے کھڑا, وہ ہورو کی کرے, وہ اپنی غیرت کے نام پر لڑ رہے ہیں. یہ آپ نے کسی قیدی کے ڈٹ کے کھڑے ہونے سے تو نہیں تشبیہ دی؟ قیدی کے ڈٹ کے کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے. اب ایران کی غیرت کو اب قیدی سے نہ ملائیں, معذرت کنال, وہ ایران نے اپنی غیرت دکھائی ہے, یہ بات درست ہے, کیونکہ ایرانیوں نے اپنی تاریخ تو بہت سخت نہیں, انہوں نے اپنی تاریخ کو پراپر طریقے سے تاریخ میں ایک دفعہ پھر اپنا نام جو ہے نا وہ سربلند کیا ہے, یہ بات درست ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایران اور امریکہ کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے, وہ تو اسرائیل کے ساتھ بھی ایران کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. زمینی حقائق تو پھر یہی بالکل مقابلہ نہیں ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو. ہاں, میں جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے وہ بڑی زبردست ہیں. دنیا کو چاہیے کہ وہ ان کوششوں میں پاکستان کا ساتھ دے, اس لیے کہ اگر امن قائم ہوگا تو اس سے دنیا کا فائدہ ہوگا. دیکھیں ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے, ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں تو تیل لینا کوئی نہیں, میں تو لٹ لیا تیل وینزویلا. دیکھیں کتنی بدماشی سے کھلے عام وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وینزویلا کا تیل لے لیا, تو وہ اس وقت اب ہم تو ہمارے سے خریدو آ کے, تو اگر آپ خریدنا چاہتے تو لے لو, ورنہ جنہ تو تیل ہو سے رک رہا جا کے لڑ لیں. بگیسٹ پروڈیوسر تو بن گیا ہے یہ وینزویلا کے بعد. دیکھیں ہم نے سنا تھا, ہم نے پڑھا تھا کہ یونان کے کوئی جزیرے ہوتے تھے, وہاں سے اس کا شہزادہ اغوا کر لیا, شہزادی اغوا کر لی, لے گئے, جنگاں ہوندیاں رہی ہیں جی. اب ہم دیکھ رہے ہیں 21ویں صدی میں ایسا ہوا ہے کہ وینزویلا کا صدر اس کی بیوی سویز اٹھا کے اپنے ملک لے گیا. آپ کا کہنے کا مطلب دنیا واپسی کا سفر اختیار کر رہی ہے. دنیا واپسی کا سفر نہیں اختیار کر رہی, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ڈاڈیا نہ ستاویاں سو. تو مائٹ از رائٹ کا ہی قانون ہے. ہاں, جو مائٹ از رائٹ والا معاملہ ہے نا, وہ پھر یو این او کا کوئی اب وجود باقی نہیں رہ گیا. اب جو ہیومن رائٹس کی باتیں تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جانی چاہیے. اب ویسٹ کو جتنے بھی یہ الائز اور جو کہتے ہیں نا کہ ہم اس جنگ میں حصہ دار نہیں بنیں گے, اور بڑا تاثر ہے کہ ہم تو حصہ دار نہیں بنیں گے. بھائی حصہ دار نہیں بننے سے کیا مطلب ہوا, وہ آپ کا الہی ہے, وہ بدماشی کر رہا ہے. آپ کا کام ہو سکے کہ اگر تو ایسا کرے گا اسی سارے تم نیٹو چ کٹ دیں گے, نکل اتوں میں نکلنا چاہ رہا ہوں. میں تو وہ نکل نہیں سکتا نا. دیکھیں وہ تڑیاں لا رہے ہیں, باقیوں کی سب سن گیا ہے, یہ کیوں نہیں بول دے. میکرون کی جس طرح سے بستی کی ہے اس نے, ہاں جی, مطلب یہ تو کار ہے یار. امریکی صدر سپر پاور کا صدر, اور وہ کیا بات کر رہا ہے. میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو اپنی طرف سے بہت ایک شریف رویہ اختیار کرتا ہے یورپ, یہ منافقت کر رہا ہے. ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب, یہ جو بات ہے, یہ جو بٹ صاحب جس منافقت کی بات کر رہے ہیں یورپ کی, اب یورپ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہیں, برطانیہ نے بھی اعلان کہہ دیا ہے, لیکن یہ جو امریکی صدر کا ہاتھ روکنے والا معاملہ ہے نا, اس کے اندر وہ ہم نے اسرائیل فلسطین کے معاملے میں بھی دیکھا تھا, ہمیں یونائٹڈ نیشنز کا کردار وہ لیگ آف نیشن والا ہی حال ہے تقریباً, اور ہٹلر کی بھی بات کہی ہے گوہر بٹ صاحب نے, ان کے ساتھ ملایا, تو انہوں نے تو جنگ عظیم کرائی تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تیسری جنگ عظیم روکنے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت. آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہا ہے معاملہ, اور پاکستان اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ معزز شرکاء کو, السلام علیکم. دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک منی تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو چکی بھی ہے, اور آپ دیکھیں تقریباً 17-18 ملک اس کے اندر شاکن ہو گئے ہیں. دوسری جانب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ جنگ اصل میں پاکستان کے لیے ہے. ایران تو آپ کے لیے پہلی دفاعی لائن کا کردار ادا کر رہا ہے, کیونکہ یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے نیتن یاہو کی, ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز وہ بات کر چکے ہیں. ابھی جو ان کے سابق وزیر اعظم اسرائیل کے نفتالی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہمارا ٹارگٹ ہے, اور آپ کو معلوم ہی ہے اس بات کے متعلق. بہرحال مقصد یہاں یہ ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ کا پھیلاؤ کم ہو. ایک میرے خیال میں اچھی خارجہ پالیسی ہے جو ماضی میں ایسے دیکھنے میں نہیں آئی, باوجود اس کے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدات وغیرہ ہمارے ہوئے میں ہیں, اور ہمیں ایک خاص تھریش ہولڈ سے زیادہ برداشت شاید نہیں کر پائیں گے. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ سعودی عرب نے بھی ایک اچھا بیان دیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم وی ڈو ناٹ وانٹ اے ہاسٹائل نیبر
बट एट द एंड ऑफ द डे नेबर रिमेन्स अ नेबर, ये एक अच्छी बात है। और फिर हमने ये भी देखा कि दो बड़े इत्तेहादी सऊदी अरब और कतर, जो अमेरिका के एक वक्त में बहुत ही जबरदस्त यार थे, वो अब ये आलम आ गया है कि दौरान जंग उन्होंने अमेरिकन डिफेंस सिस्टम पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए यूक्रेन के साथ दिफाई एरियल डिफेंस मुआहदा कर लिया हुआ है। और ये बात ही डोनाल्ड ट्रंप की झुंझलाहट का बायस बनी, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि मोहम्मद बिन सलमान को मुझसे बात करनी पड़ेगी। यानी कि वो दूसरे लफ्जों में ये बता रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान उनसे बात नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरी जानिब जो आपने बरतानिया वगैरह का जिक्र किया, देखिए बरतानिया जो है वो हर पहले अमेरिकी गुनाह में शामिल रहा, और खास तौर पे जो सबसे बड़ा गुनाह था जिसका अब कीयर स्टार्मर बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो इराक जंग के अंदर जहां वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कहा गया, और वहां फिर खुद बाद में मगरबी रिपोर्ट्स आई कि देयर वाज नो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लेकिन 10 लाख लोग लुकमा अजल बन गए। खैर, अब हम देखते हैं कि जब यूक्रेन को एक आपने देखा कि अभी इन्होंने फलस्तीन में भी यूरोप का किरदार वैसा ही था अब्दुल्ला साहब, फलस्तीन वाले मामले में भी यूरोप ने वही किरदार अदा किया था तकरीबन। जी, इंतहाई घटिया किरदार था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो क्यों, वो ये है कि जब यूक्रेन के मामले के ऊपर यूरोप ने देखा, क्योंकि यूरोप को प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका ने उनसे एक सेफ्टी शेल्टर का वादा किया हुआ था, जिसका इजहार ज़ेलेंस्की ने शुरू में किया कि हमारे साथ धोखा हुआ था, और उसके बाद फिर आपने देखा कि ये बेयारो मददगार जंग चली और फिर उसके अंदर यूरोप ने मदद करना शुरू की। अभी मसला यह है कि 70% बरतानिया का जो असला है और जो उसके डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उठा के उन्होंने यूक्रेन के हवाले कर दिए हैं इंडिविजुअली तौर पर। अब उनके अंदर सकत नहीं है। आपको याद होगा कि जब ज़ेलेंस्की की तारीख साज बेइज्जती हुई थी व्हाइट हाउस के अंदर, तो उसके बाद जब वो वापस गया तो उसी वक्त कीयर स्टार्मर ने तमाम यूरोपियन यूनियन के इजलास को बुलाया। फैसला ये हुआ कि जनाब अब हम यूरोप की मदद, जो यूरोप का खुद करेगा यूक्रेन की, तो पता चला कि टोटल 3,27,000 ट्रूप्स हैं, जिसके अंदर अवेलेबल जो हैं वो 16-17,000 ट्रूप्स अवेलेबल हैं। तो बात ये आई कि सब्र का घूंट ही पी लिया जाए। अब एक और बात भी है, आप देखें कि जंग फैल रही है, और बहुत आपने जो तीसरी जंग अजीम की बात की, मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली दफा जापान के अंदर बाकायदा मिसाइल नस्ब हुए शहरों के अंदर, इलाके के अंदर, और वो खुलेआम सड़कों पे नजर आ रहे हैं, चाइना के खिलाफ और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। दूसरी जानिब चाइना की जो एक एक्टिविटी है ईस्टर्न चाइना सी के अंदर, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वेस्ट ये, हाँ, तो ये भी आपके सामने है। अच्छा, ये क्यों उन्होंने मिसाइल लगाए? क्योंकि अमेरिकन बहरी बेड़े जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, और जो थॉट मिसाइल और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम थे, उनको तो वो वहां से जापान से उठा के ले आया, साउथ कोरिया से भी उठा के लाया। अच्छा, अब इसके अंदर यही वजह थी कि जापान ने अपना शिप भेजने से इनकार कर दिया आबनाए हुर्मुज की खुलवाने के लिए, और यही काम साउथ कोरिया ने भी किया। दूसरी जानिब आप देखें कि इस टाइम पे यूक्रेन हमले कर रहा है तवातर से रशिया के ऊपर, और वो फिजाई हदूद इस्तेमाल कर रहा है छोटे छोटे ममालिक जैसे एस्टोनिया है और दीगर लैटविया लिथुआनिया है। इसका मतलब यह है कि अगर कल को इजराइल जो ये है रूस, अगर वही हिकमत अमली इख्तियार करे जो ईरान ने की है खलीजी ममालिक के लिए, तो वो भी फिर हमले करेगा। तो ये मुल्क तो एक दिन की भी मार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये तो इनके पास तो फैसिलिटी नहीं है। तो ये जंग फैल रही है। फिर आप ये देखिए कि इजराइल के क्या प्लान है। आप इजराइल को तो छोड़े, इंडिया के ऊपर आ जाएं। ये जो पिछले मैं इंडिया और इजराइल के ऊपर भी आता हूं। अब्दुल्ला गुल साहब, फैज साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि मैं ये यूक्रेन वाली जो मामला है, क्योंकि यूक्रेन ने जब सऊदी अरब और कतर से ये मुआहदे किए हैं, खासतौर पर ये ड्रोन की ट्रेनिंग और अटैक से मुतल्लिक, तो उसके फौरन बाद जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने ये भी कह दिया है कि जी जो प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत जो वो यूक्रेन को असला फराहम किया जाता है, अगरचे कि उसके पैसे यूरोप देता है, वो उसको भी जो उन्होंने कट डाउन करने का कह दिया है अमेरिका ने। ये बात दुरुस्त है, लेकिन सिचुएशन जो इस वक्त सिचुएशन है, जो पाकिस्तान का किरदार है फैजी साहब, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात जब की जाती है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ये जिम्मेदारी उठा सकता है अब जिस तरह की सिचुएशन बन गई? क्योंकि ट्रंप साहब तो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। ईरान भी कह रहा है कि आप सालिस गारंटी दे सकते हैं, तो इसकी
गारंटी तो शायद दुनिया का कोई मुल्क नहीं दे सकता अमेरिका और इसराइल की, तो फिर ये जो है मामला कैसे किसी तरफ लगेगा? देखिए, अभी मेरे दोस्तों ने बड़ी तफसीली बात की और मैं तो ये सोच रहा था कि मैं लम्बे पैजामा से सुनता ही रहा, लेकिन मुझे उठना पड़ा है। मसला ये है कि आपने सारी बातें कर ली और मेरे भाई अब्दुल्ला गुल साहब ने तो बहुत दूर तक की कौड़ियां ला के भी मिला दी कि अगर ये थर्ड वर्ल्ड वार बनती है तो फिर कैसे कैसे बनती है, किस किस तरह बनती है, कहाँ कहाँ पे क्या होगा। देखिए, मैं इसके साथ साथ एक अपना एंगल जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जी, इसके साथ यही नहीं है कि ये आलमी जंग बन जाएगी और क्या क्या होगा। एक तो ये है कि चौधराहट जो है ना पूरी दुनिया में, जो सुपर पावर का नाम लिया जाता था, वो थे गजाना दे मुख, और वो तो कहानी हो जा रही है खत्म, और रीअलाइनमेंट्स हो रही है। बल्कि मैं समझता हूँ बैलेंसिंग भी होगी साथ साथ कि कहाँ पे क्या है, किस तरह है, कौन किसके साथ है, ब्लॉक क्या बनेंगे। इसके साथ साथ मैं अगर नौशाद भाई ये सारी बातें तो होगी, मेरे तीनों दोस्तों ने कर दी और तीन कहानियां तो निकल गई है, मैं चौथी कहानी बयान करता हूँ। इसके साथ ये भी देखिएगा कि इस्लामी दुनिया के अंदर भी जो तगय्युर और तबद्दुल आने हैं और जो एक सोच है कि पैरेलल इस्लाम, और वो सऊदी अरब को या दीगर अक्सरियती जो इलाके हैं या मुमालिक हैं जिनको वो कबूल नहीं है, लिहाजा इसमें वो भी शख्साने मौजूद है। और मैं ये समझता हूं कि इस मौका पर पूरी दुनिया के अंदर जो भी हो रहा है, आबनाए हुर्मुज़ की भी हमने बात की, फिर ईरान की बात की जाए तो देखिए ईरान भी तो उन चीजों पे ही हमेशा रहा है ना, शाम में क्या किरदार रहा, लिबनान में क्या किरदार रहा। तो इस तरह से अगर ईरान को कोई कुट पड़ रही है, और भट्ट साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि वहां तबाही बहुत ज्यादा हो चुकी है, और उस सारे तनाजुर में अगर आप देखें तो मजहबी तौर पे भी अब पूरी दुनिया के अंदर जो शिद्दतें पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं, फिर जिस तरह इस्लाम, और फिर इस्लाम ही दूसरी तरफ भी उसका भी नाम यही लिया जा रहा है, मुसलमानों का नाम ही लिया जा रहा है, लेकिन इनके अंदर जो बाहमी इख्तिलाफात है उसकी भी एक नई शक्ल सामने आ रही है। और ये ना समझिएगा कि वो रशिया, यूक्रेन, या जो मेरे भाई ने नाम लिए गुल साहब ने, कि वो लिथुआनिया या वो दीगर एस्टोनिया, वो उनके साथ साथ इधर भी तो यही हो रहा है। जहां जुल्म ये हुआ अरब ममालिक के साथ, उन सल्तनतों के साथ, उन रियासतों के साथ, कि जहां पे आपका डिफेंस सिस्टम मौजूद था, आपने वो सारा ले जाके इसराइल पे लगा दिया कि उसका दिफा मजबूत रहे। ये भी एक सुराग गोपा गया है जो अरब कंट्रीज हैं और मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं। लिहाजा ये जंग जो है ना जो मुखी है, वो जनरल अमीन गुल साहब कहा करते थे, मैं तो हर दफा रिपोर्टिंग करता था, और तहरीके इत्तेहाद जब बनाई तो मैं उस दिन भी मौजूद था वहां पे, और मोहम्मद अली दुरानी साहब भी हुआ करते थे। लिहाजा मुझे तो उनका जो फलसफा था, जो उनकी गुफ्तगू थी, वो नरम इनकलाब और सख्त इनकलाब वाले, वो मेरे ज़हन में सारे को देख के आ जाते हैं। लिहाजा मैं तो सारी सूरत हाल में देखता हूँ कि जब मैं डॉक्टर इसरार को सुनता हूँ, मरहूम को, या दीगर जय्यद शख्सियात को, तो फिर मैं अभी छोड़ देता हूँ बाकी यूरोप को, अमेरिका को, कनाडा को, बरतानिया को, अभी मैं छोड़ देता हूँ। मैं तो उम्मत मुस्लिमा और आलमी इस्लाम के अंदर भी बहुत सारी अंगड़ाइयां देख रहा हूँ और वाज़े पोजीशंस देख रहा हूँ। अल्लाह ना करे कि ये किसी उस तरफ चली जाए जो हम संभालने से कासिर हो जाए, खुदा ना खास्ता। क्योंकि एक तरफ पासदाराने इनकलाब है, वो पासदाराने ईरान नहीं है, लिहाजा उनका एजेंडा ग्रेटर ईरान का है, और इसराइल का एजेंडा ग्रेटर इसराइल है, और ग्रेटर हमने पाकिस्तान में भी कई नाम सुने, ग्रेटर अफगानिस्तान और ग्रेटर पश्तूनिस्तान और ग्रेटर फला। ये जो ग्रेटर ममालिक की सतह पे है ना, मैं तो उस तनाजुर में जब देखता हूँ ना तो मुझे बड़े औखियाल आदमी नजर आते हैं। रह गई बात आपके सवाल की कि पाकिस्तान का किरदार इस वक्त वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, और ख्वाहिश अव्वलीन तो यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि मैंने दुनिया में इतनी जंगें रुकवाई हैं, काश के हम ये कह सके कि ऐसी तो अमेरिका की जंग भी रुकवा देती है। लिहाजा वो वक्त तो आया, मगर उसके साथ आपने जो जुमला कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गारंटी कौन देगा। लिहाजा गारंटी के हवाले से तो मैं तफरने तबाह के तौर पे यही कहूंगा कि अगर गौहर भट्ट साहब हमने यहाँ महात्मा नियाजी साहब को बर्दाश्त कर लिया और उनकी गारंटी कोई नहीं दे सका, तो तुसी सही किया कि वो तो इमरान खान प्लस है और बल्कि उससे भी आगे है। लिहाजा ये वो सारी चीजें हैं कि खुद मैं अमेरिका रह के आया हूँ, मुझे पता है वहां की ठीक है ज्यूज का पैसा, मुआशी तौर पे वो निजाम, वो जो सूदी निजाम और दीगर जो
माशी तौर पे और बैंकिंग के मामलात हैं, उसके बावजूद मैं तो यही कहूंगा वो एफस्टेन फाइल्स के बाद ट्रंप को ये करना पड़ गया है, वरना उन्हें नहीं सी करना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मजीद आती रहेंगी कि प्रेशर में क्यों आया गया और क्यों ये हरकतें की गई। मैं तो उस तरफ भी ये एंगल गया के बात के लिए, तो मैं तो अपने डिफरेंट एंगल दे रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ईरान को इस मौका पर जिस तरह तशक्कुर पाकिस्तान और शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लगे हैं, मैं ये समझता हूँ कि काश कि ये पहले से ही ये नारे पाकिस्तान के हवाले से ईरान में लगवा दिए जाते। चाबहार हो या हिंदुस्तान के साथ वो दोस्ती की टीमें जो बहुत ज्यादा शिद्दतों में झूले जा रहे थे, उसको देखा जाता और ये तय कर लिया जाता कि पाकिस्तान और ईरान अगर इकट्ठे चलेंगे तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। हर एक को अपनी गलती पे निगाह डालने की जरूरत है। ठीक है, आपका पॉइंट, सदन का आपका पॉइंट आ गया फैज साहब। मैं चाहता हूं अब्दुल्ला गुल साहब, मैं जरा जल्दी चाहूंगा कि इसका जवाब जरूर दे दीजिए कि ये जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं मुस्लिम ममालिक के, हमने ओआईसी की हालत देखी है, हम सब जानते हैं क्या होता है, अरब लीग के भी अंदर भी मसाइल हैं। यूएई अब एक अलहदा से एक स्टांस बना रहा है जो वो इसराइल की तरफ है, वो सलामती कौंसिल से ये तकाजा कर रहा है कि आपने हमस खुलवाई जाए। तो इस तरह के उसके अंदर, और सऊदी अरब जो है कंस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है पाकिस्तान के कहने पे, कतर भी कर रहा है, लेकिन यूएई का स्टांस डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, क्या ये किसी तरफ ले जाने देंगे इस सारे मामले को जो पाकिस्तान जिसका बीड़ा उठाए बैठा है? देखिए, पाकिस्तान तो एक अपना किरदार अदा कर रहा है ना। यूएई आपने देख ही लिया कि उससे पहले भी सऊदी अरब के साथ उसके ताल्लुकात कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे, और फिर जो अल-फाशिर के अंदर हुआ, इसी तरीके से आपने यमन के अंदर यूएई का किरदार देखा, तो इट इज नॉट अप्रिशिएटेड। और ये भी आप देखें कि जब से मशरिक वस्ता के अंदर जंग लगी है तो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं हो रही। मैं मजीद इस पे क्या बोलूं, जानने वाले जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई का जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो एविएशन इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री के हुआ। और यूएई को आपको पता है कि उन्होंने ये एक फैसला कर लिया है, जहां भी फैजी साहब ने ये बात कही है, बड़ी अच्छी कही है कि ईरान के हवाले से कि ये बहुत सारे जो उनके मुतनाज़ा मामलात थे, जिसके अंदर सीरिया था, दीगर था, लेकिन साथ ही ये भी याद रखें कि जब गजा के अंदर मैशकर हो रहा था तो उस टाइम पे ये इन लोगों ने अपने सफीर वापस नहीं बुलाए थे इजराइल से। तो और दुनिया के अंदर किसी को अगर नेतन्याहू को कोई आलमी अदालत इंसाफ में ले गया था तो कोई मुसलमान ममालिक नहीं लेके गए थे, बल्कि जनूबी अफ्रीका ले गया था, साउथ अफ्रीका लेके गया था। तो ये आप देखें कि जिस तरीके से अभी स्पेन को क्रेडिट दें कि स्पेन ने अपना सफीर वापस बुला लिया है, लेकिन यूएई ने नहीं बुलाया अभी तक। तो ये मकसद यहाँ कहने का है कि ये तमाम ये अभी एक जो नई डायमेंशन आ रही हैं, आप इसको छोड़ दें कि अमेरिका ये जंग जीत गया या ईरान जीत गया। आप ये देखें कि आने वाले वक्तों के अंदर क्या ये यूनाइटेड नेशन होगी या लीग ऑफ द नेशन की तरह खत्म हो जाएगी। आप ये देखें कि क्या आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एफएटीएफ जैसे इदारे जो अमेरिका की इलीगैलिटीज को लीगैलिटीज के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, क्या ये मौजूद होंगे या नहीं होंगे? क्या दुनिया अमेरिका के F-35 खरीदेगी या वो टेक्नोलॉजी खरीदेगी जो F-35 को नीचे गिरा देती है, जो आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम को चीट कर देती है, जो थॉड मिसाइल को निशाना बना देती है, जो उनके दो बहरी बेड़ों के ऊपर पुरसरार आग लगा देती है, KC-135 को जमीन बोस कर देती है, C-3 जहाज को उड़ा के रख देती है, या फिर F-18 हॉर्नेट को और F-16 और F-15 को जमीन बोस कर देती है। ये बातें होंगी अब आने वाले वक्तों में। क्या पेट्रो डॉलर होगा या पेट्रो युआन होगा? आने वाले दौर के अंदर क्या ब्रिक्स बैंक लेगा आईएमएफ की जगह, या फिर वो आपका यूनाइटेड नेशन की जगह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लेगा? ये वो बातें हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए। पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार है, लेकिन पाकिस्तान शुड लर्न टू से नो रिस्पेक्टफुली एंड सेलेक्टिवली। वी मस्ट स्टार्ट सेइंग नो टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर देयर हेजेमोनिक डिजाइन। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये यूनिपोलर, मल्टीपोलर, प्लस ये जो यूनाइजेशन और डॉलराइजेशन, पेट्रो यूनाइजेशन और डॉलर यूनाइजेशन, और ये जो रीजनल ब्लॉक्स की बात की जा रही है या नई शक्लें जो बदलेंगी, रीअलाइनमेंट की बात की जा रही है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।